तो तुम अब अस्पताल नहीं होगी। अली ने पूछा तो हाशिर भी मुतवज्जा हुआ। हाँ ना, मैं कैसे आ सकती हूँ दूर दूर जगह। इसने बेचारगी से कहा। चलो अल रबियत। अली ने मुस्कुराकर कहा, जबकि हाशिर खामोश ही था। इसका गुस्से से बुरा हाल था। इसे लगा कि इसका सर दर्द से फट जाएगा। वो फिर भी गाड़ी चला रहा था। और जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में फरजाना बेगम की ऊंची ऊंची आवाज में धाड़ी थी। इसका दिल किया वो वापस चला जाए, मगर अपना नाम सुनते ही रुक गया। बस एक सेकंड लगा था इसको सारा मामला समझने में। वो मेरा अपना है, सिर्फ मेरा कहाँ ही मानेगा वो। फरजाना बेगम ने गुस्से से कहा। फरजाना, वो आपका बेटा है, ये गुलाम नहीं। और बेटा वो आपका तब भी था जब वो पैदा हुआ था, और तब भी था जब इसको एक माँ के प्यार की जरूरत थी। अब बस अपना दुख देख रही है। एक अच्छे बड़े घराने की लड़की हो, इसके खानदान के पास बहुत पैसा हो, और इसका रहन सहन भी आपकी तरह हो, मगर प्लीज मैं मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनी जैसा नहीं बनने दूंगा। महराज साहब ने भी गुस्से से बोल रहे थे, लेकिन आवाज इनसे कम थी। फरजाना बेगम को इनकी बात पर आग ही लग गई थी। इससे पहले वो कोई जवाब देती मुस्तफ़ा अंदर आया। देख रहे हो, अपने माँ बाप का मुझसे भी तंग आ गया है वो। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे शादी कर लो। ईद आए थे तुम, कोई कमी नहीं थी मुझे, वो गुस्से से कहती। मॉम प्लीज, मुस्तफ़ा ने जब से कहा। क्या प्लीज? और हाँ तो मुस्तफ़ा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारी शादी सिर्फ सिमल से होगी। वो अपनी बात खत्म करते हुए कहने लगी। हम देखेंगे, मेरी एक शर्त है, पहले आप इब्राहिम के बारे में सोचे प्लीज। इसने तहम्मुल से कहा, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो कोई नहीं जानता था। महराज साहब ने हैरत से देखा, वो क्या कह रहा है। फरजाना बेगम की जान में जान आई। क्या तुम वाकई सिमल से शादी कर लोगे? इन्होंने हैरत से पूछा। पहले आप इब्राहिम को देखें, और मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिमल से शादी करूंगा। मैं सिमल को देख लूंगा। तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, एक ही लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? वो गुस्से से चलाई। मॉम प्लीज, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। और बिना किसी की सुनने वो वहां से चला गया। दर पीछे वो सुलगती रह गई। मेराज साहिब भी खामोश होकर चले गए। घर आकर भी वो खोई खोई हुई थी। इसके सब्र में शीशे में खड़ी होकर वो आज का सारे दिन को याद करने लगी। इसको मालूम भी नहीं था कि वो मुस्कुरा रही है। हम खैरत जनाब, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। जमीना कब इसके पास आई, इसको पता ही नहीं चला। हम कुछ नहीं। आह, वो एकदम से घबरा गई। अच्छा नहीं पूछती, नीचे आओ, खाना लग गया है, वो कहते हुए भागी। वो भी फ्रेश होकर नीचे आई और सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी। कैसा रहा आज का दिन? सीमा बेगम ने इससे प्यार से पूछा। जब जी काफ़ी अच्छा, बल्कि मैं पहले से ही सोशल वर्क में इंटरेस्टेड थी, तो इन्होंने मुझे रख लिया। एक गांव में अस्पताल है, कल से ड्राइवर भी लेने आने आएगा वो। ग्रेट यार, गुड जॉब। आस ने इसको मुबारकबाद देते हुए कहा, जबकि सीमा बेगम परेशान होगी। मगर महताब कैसे जॉब से जो एकदम से रख भी लिया, और फिर गांव में जाता है, न जाने कैसे लोग होंगे। वो फिक्र से बोली, अरे अम्मी बहर ना करें, सब ठीक है। हमारी सेंट्रल डॉक्टर के कहने पर भी ही गई थी। इसने इनको तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी बेफिक्र, अब वो बच्ची नहीं है। आस ने भी इसकी अहमियत करते हुए बोला, तो वो मुतमईन हुई। घर में दाखिल हुआ तो सैयद लाउंज में आया, जहां सारम अकेला बैठा हुआ था, गुमसुम सा। खैरियत है? इब्राहिम इसके साथ बैठते हुए पूछा। आज फिर डैड का झगड़ा हुआ, और तो मुस्तफ़ा भाई भी आज बड़े गुस्से में थे। क्या हुआ था? इब्राहिम ने परेशानी से पूछते। मेरा मतलब है कि सिमल से शादी कर लो। तो भाई ने कहा, पहले आपका सोचा जाए। सार ने इसे सारी तफसील बताई। इसकी बात पर मुस्कुरा अपना नहीं रहा। वो जिना था, वो सिमल से कितना चिढ़ता था, और इसने आज ही मुस्तफ़ा से बात करने का सोचा था। वैसे फिर क्या हाल है? वो शरारती इब्राहिम से पूछने लगा। इब्राहिम ने इसे घूरा, फिर मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन पर हाथ डाला। अभी बस पढ़ाई करो, वो इसको टालते हुए बोला। क्या भाई, मैं कब शादी में बढ़ने लगा हूँ? वो वाकई उदास था। बाबा, हाँ अच्छा कुछ सोचते हैं, वो हंसकर बोला। नबी भाई सारम तो चला ही उठा रहा, आराम से यार, वो पहनते हुए बोला। आपने इनसे बात की? मॉम सिमल इनके पास सोफे पर बैठी अपने हाथों पर नेल पेंट लगाते हुए इनसे पूछने लगी। हाँ की थी बात मैंने, अब देखो क्या होता है। दो मोबाइल पर मसरूफ थी और साथ साथ इसको जवाब दे रही थी। देखना क्या है मॉम, इनसे कहें कि ना मुस्तफ़ा को राजी करे, वरना मैं वो जानती हैं कि अंजाम क्या होगा, और इस हाल में तो वो खुद ही फंसेंगी। हमने तो कोई फोर्स नहीं किया। वो मुंह बनाकर बोलने लगी। आना हमारी स्मिथ है कि फरजाना की डोर हारे हमारे हाथ में है। वो मुस्कुराते हुए बोली। मॉम प्लीज, आप बस इनसे कहें जल्दी करें। क्या वो अपने बेटे को खो नहीं सकती? इसका मूड ऑफ हुआ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुस्तफ़ा का तुमको पता है। हम ना हो, हौसला रखो मेरी बच्ची, शादी तो तुम्हारे मुस्तफ़ा से ही करूंगी। मुझे अपनी बहन का पता है। वो इसको मुस्कुराकर कहती हुई इसको समझाने लगी। वो फिर से अपने काम में मसरूफ होगी। वो आज जल्दी जल्दी तैयार हुई और नीचे आई। हमेशा की तरह नेल
ये सब पहले से मौजूद थे। आस अपनी आदत से मजबूर होकर बोले जा रहा था और बेचारी ज़मीना इसकी हर बात ना चाहते हुए भी सुन रही थी। अरे आप ये आज क्या बात है, आप जल्दी में हैं? वो जो आस की बातों से जान छुड़ा रही थी। इसको महताब को देखकर इसको उम्मीद नजर आई। हाँ वो ड्राइवर खड़ा है, इसका फ़ोन आया है, मैं जा रही हूँ। वो जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके उठ खड़ी हुई और सीमा बेगम को खुदा हाफिज कहते हुए चली गई। और हमेशा की तरह सीमा बेगम ने पीछे से आवाज़ दी कि आयतल कुर्सी पढ़ लेना याद से। और बेचारी ज़मीना इसकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया और इसको दिन आने तक अगले 10 मिनट तक आस की बेतुकी बातें। अच्छा ज़मीना ये महताब को कितनी जल्दी होती है ना न जाने की। अच्छा तुम्हें पाता हूँ वगैरह वगैरह सुननी पड़ी। इसको तकरीबन 2 घंटे लगे गांव पहुंचने में। वहां पहुंचते ही जैसे गाड़ी से निकलते हुए इसको ठंडी हवा ने वेलकम किया। इसने अपने इर्द गिर्द नजर घुमाई। दूर दूर तक सब खेत ही खेत थे, कहीं कहीं कोई मिट्टी के घर थे। वो पहली दफा गाँव आई थी, बहुत मजा आता है इसने बेख्तियार सोचा। वो मुस्कुराते हुए ड्राइवर के पीछे चल पड़ी जो इसको अस्पताल तक ले गया, मगर किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही सोचा था। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सजाद इसके आने पर खड़े हुए। इनके सलाम का जवाब देते हुए इनके सामने जा बैठी, जो इन्होंने बैठने का इशारा किया। कैसी हैं आप? डॉक्टर आमिर और मुस्तफ़ा सारे मालूम हुआ कि या आप यहाँ काम करना चाहती हैं, और वो भी मुफ्त में? काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ आपसे, काफ़ी सालों से आप लोगों की खिदमत कर रही हैं। वो बस मुस्कुरा कर दी। अच्छा आपको मैं काम बताता हूँ और आपका कमरा भी दिखाता हूँ। वो उठे और वो उनके पीछे चल पड़ी। अच्छा कोई मसला नहीं हुआ ना सफ़र में? वो इससे पूछने लगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस तरफ वो महताब को इसका कमरा दिखाकर चले गए। इसने एक गहरा सांस लिया और लैब कोट पहनने लगी और जाकर कमरे में मौजूद वहाद एक बड़ी खिड़की में खड़ी होगी। यहाँ पे दूर दूर तक सब खेत ही खेत थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इसके लिए सिल्की बाल उड़ रहे थे। फ्रॉक और ब्लैक पैंट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। दो बाहर के मंजर में इतना खो गई थी कि इसको पता ही नहीं चला कि दूर दरार खड़े एक शख्स की नज़रों में दो काम में बड़ी मगन थी। अचानक इसका फ़ोन बजा। इसने अचानक अपना फ़ोन उठाया। किसी अननोन नंबर से कॉल थी और ऐसी कॉल नहीं उठाती थी, मगर फिर कुछ सोचते हुए इसने उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। इसकी धीमी आवाज़ में दूसरी तरफ मुतवज्जो शख्स खो सा गया था। कोई जवाब न मिलने पर इसने फिर से हेलो कहा तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा चौंक गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? महताब। इसने इसके नाम पर जोर दिया और इसकी आवाज़ वो एकदम से पहचान गई। आप? वो अभी भी हैरान थी। जी मैं, क्या हुआ? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं। इसको नंबर कैसे मिला? इसने हैरत से पूछा। हम जहाँ तक मुझे याद है आपने रिसेप्शन पर अपना नंबर दिया था। मुसलसल मुस्कुरा रहा था क्योंकि इसको अपना नंबर देना याद ही नहीं था। इससे बात करने में मज़ा आ रहा था। इसे अचानक याद आया। हाँ ही खैरियत थी, आपने फ़ोन किया? इसे लगा वो मुसलसल मुस्कुरा रहा है। इसे अजीब सी घबराहट हुई। मुस्तफ़ा को मालूम हुआ कि वो इसे खुद ही मालूम नहीं था कि इसने फ़ोन क्यों किया था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैंने पूछा था कि कोई मसला तो नहीं है? आपको सफ़र में ड्राइवर ने आराम से पहुंचा दिया? जी हाँ बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक रहा। वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए, आपको डॉक्टर सज्जाद ने काम तो बता ही दिया होगा। वो जानबूझकर बात कर रहा था। जी बता दिया था और मैं देख भी रही हूँ सब। इससे पहले वो कुछ और पूछा, दरवाजे पर दस्तक हुई और महताब ने चौंक कर देखा। एक मरीज़ अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। इसको अंदर आने का इशारा करते हुए वो मुस्तफ़ा से बोली, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे मरीज़ को देखना है। और बगैर इसकी कुछ सुने इसने कॉल काट दी। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा दिया। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? हाँ हमें भी बता दो। मुस्तफ़ा अचानक हैदर के बोलने पर चौंक गया। इसको मालूम नहीं हुआ कि वो कब अंदर आ गया। हाँ कुछ नहीं यार, वो अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बोला। कुछ तो है, इसे ऐसे ही तुम मुस्कुरा नहीं सकते। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो फाइल खोलते हुए बोला। अच्छा ठीक है, ना बताओ। कोई नहीं, तुम और बस ऐसे ही मुस्कुरा दिया करो, और कुछ नहीं चाहिए। और तुम लिख लो, ये राज भी ज़्यादा तेज छुपने वाला नहीं है, और जिस शख्स की वजह से तुम मुस्कुरा रहे हो, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे और मेरी याद की ज़िंदगी में इसे शामिल करे। हैदर बिना इसके हालत देखे बोलता गया, जबकि मुस्तफ़ा एकदम साकत हो गया। आमीन, इसने दिल में बेख्तियार कहा। दो थक हुई अपने कमरे में आई और कपड़े बदल कर बिस्तर में घुस गई। आज इसका पहला दिन था, इसलिए वो काफ़ी थक गई थी। इसे गाँव देखना था, मगर काम ही इतना था कि बस अपने काम तक ही रही। फ़ोन के बजने पर वो चौंक गई और फ़ोन देखा तो हाशिर का फ़ोन था। हेलो महताब, कैसी हो? हाशिर बोला। हम मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वो लेटते हुए बोली। ठीक हूँ मैं भी, तुम बताओ कैसा रहा पहला दिन? मेरा अव्वल नहीं लगा तुम्हारे बगैर। वो मुस्कुराते हुए बोला। बाबा अच्छा, पर मेरा अलग लग गया है और दिन अच्छा गुजरा। वो इसको छेड़ते हुए बोली। हम गई है यार, वो सर्द आभरते हुए बोला। और महताब इसके ऐसा करने पर कब्जा लगाती हुई भूल गई। एक ही दिन में वो मौजी नाराज़गी से बोला। नहीं ऐसा नहीं, बस बहुत मसरूफ़ थी, दिन गुजरा आज।
आशी ने महसूस किया वो वाक़ई थकी हुई लग रही थी। अच्छा आई एम सॉरी चलो आराम करो फिर बात करते हैं हम। खुदा हाफ़िज़। वो वाक़ई थकी हुई थी, सो इसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखकर वो